पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार के पहले भाग में हमने स्वर के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से स्वरों का लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है, किस तरह उनका उच्चारण किया जाता है। वर्ण के दूसरे भाग में आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों का उच्चारण, उनका रूप, उनके नियम, किस तरह से हम प्रयोग में लाते हैं। आइए पढ़ते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों में हम क, ख, ग, घ, अंग ये सब व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, हर एक व्यंजन के साथ और मिला हुआ होता है, तब यह अपने आप में पूर्ण होता है। इसीलिए इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी कि छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख से जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम क वर्ग में रखते हैं। उसी तरह से च वर्ग में आते हैं। च वाली लाइन जो आएगी वो पूरी च वर्ग में आएगी। यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अन। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इन व्यंजनों के पहले वर्ण के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। क के लिए क वर्ग, च के लिए च वर्ग, उसी तरह से ट, त और प वर्ग इनको नाम दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा का स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग से नहीं होता। हवा मुख अंगों से कम टकराती है और श्वास की अंतःगति होती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ का स्पर्श है वह मुख के अंदर किसी भी विशेष भाग से नहीं होता। इनको हम स्वतंत्र रूप से इनका हम उच्चारण कर सकते हैं। अगर हम उच्चारण करके देखें, य, र, ल, व, ये संख्या में 4 ही होते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जब श्वास मुख से रगड़ खाती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी सांस, जो हम इनका उच्चारण करेंगे तो वो सांस बाहर की तरफ निकलेगी। अगर आप उच्चारण करके देखें, श, श, स, ह, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बताई गई है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आगत ध्वनियाँ। आगत, आया हुआ। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ जिनको हम सुनते हैं उनको ध्वनि बोला जाता है, और जब लिखते हैं तो उसको हम वर्ण बोलते हैं। तो विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में आ जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियाँ भी हिंदी में सम्मिलित की गई हैं। उसमें से एक है स्वर ओ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आ, और आ के ऊपर एक चंद्र बनाया हुआ है, उसमें बिंदु नहीं है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, औगत की मात्रा में और चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वार में फ़र्क कम समझ में आता है, लेकिन ये औगत की मात्रा कही जाती है और वो
जिसमें बिंदु लगी होती है वो होता है अनुस्वार। औगत की मात्रा का उच्चारण ओ से किया जाता है। यह स्वर ध्वनि अंग्रेजी से आई है। अंग्रेजी के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है उनके साथ इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, हम इसको काफ़ी नहीं पढ़ेंगे। अब ये बनता है कॉफ़ी, फ्रॉक, हॉल, डॉक्टर आदि। औगत की मात्रा में जब हम उसकी मात्रा लगाते हैं तो हम वहाँ पर बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ एक चंद्र के आकार की इसमें चिन्ह दिखाया गया है, सिर्फ वही लगता है। बिंदी लगाने से या बिंदु लगाने से वो अनुस्वार बन जाता है। व्यंजन ज़ और फ ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्दों में किया जाता है, जैसे जहाज़, ज़रूर, सफ़ेद, फसल आदि। इसीलिए इनको आगत ध्वनियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों स्वर और व्यंजन औ, ज़ और फ ये विदेशी ध्वनियाँ हैं जिनको हिंदी में सम्मिलित किया गया है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त का अर्थ होता है मिलना, एक साथ मिलकर किसी शब्द को बनाना, उसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त व्यंजन जब 2 स्वर रहित व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हमारी जो आखिर की हम पंक्ति में लिखते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर में आते हैं, इसलिए इनको हम व्यंजनों में इनकी गिनती नहीं करते, इनको हम संयुक्त व्यंजन में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए क, हलंत, और जैसे मैंने बताया था ये जो प्लस का साइन होता है इसको हम हिंदी में धन बोलते हैं, इसलिए इसका हम उच्चारण करेंगे क, हलंत, धन, श, हलंत, धन, अ। इन तीनों को मिलाने से बनता है अक्ष, और इसी से हमें शब्द मिलते हैं क्षत्रिय, क्षमा, रक्षक, भिक्षा। दूसरा शब्द है त, हलंत, धन, र, हलंत, धन, अ, त्र, त्रिवेणी, पत्र, छात्र, त्रेता। इसी तरह से तीसरा वर्ण आता है ज्ञ। ज और अयों को मिलाने से ज्ञ बनता है। ज, हलंत, धन, य, हलंत, धन, अ, ज्ञ, ज्ञाता, यज्ञ, ज्ञान, प्रज्ञा। जब हम ज्ञ लिखते हैं तो आधा ग और य कई बच्चे लिखते हैं, जब य ज और अया के मिलने से बनता है और इसका सही रूप है ज्ञ। श, हलंत, धन, र, हलंत, धन, अ मिलकर बनता है श्र। श्रम, श्रमिक, श्री, श्रीमान। संयुक्त व्यंजन के बाद आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे न, हलंत, धन, य। अब यहाँ पर एक व्यंजन अधूरा है और एक पूरा दिया हुआ है और यह मिलकर बनता है न्य, और इसका शब्द बना न्याय, अन्य। दूसरा है स प्लस व मिलकर बना स्व, स्वभाव, स्वस्थ। श, हलंत, धन, च, श, निश्चय और पश्चात। त, हलंत, धन, य, त्य, त्याग, नित्य। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में यही भिन्नता है। संयुक्त व्यंजन 3 के मिलने से 2 व्यंजन और एक स्वर, इनके मिलने से बनता है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जबकि संयुक्ताक्षर में सिर्फ 2 व्यंजन हैं, जिसमें एक आधा व्यंजन है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है और एक व्यंजन पूरा है। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, हलंत, धन, ल, हलंत, धन, अ, लल।
इसका शब्द बनता है दिल्ली, बिल्ली। क हलंत धन क हलंत धन अ कक। और इसका हम शब्द बना सकते हैं मुक्का, धक्का। म हलंत धन म हलंत धन अ मम। इसका शब्द बनता है सम्मान, अम्मा। च हलंत धन च हलंत धन अ चच। इसका शब्द बनता है बच्चा, सच्चा। यानी कि दो समान व्यंजन हैं, लेकिन उसमें एक व्यंजन स्वर रहित है और एक व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ है, इसीलिए एक इसमें आधा दिखाया गया है और एक पूरा। इसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। र का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो साधारण र होता है तो उसको हम जब बोलते हैं, जैसे राम, रात, राजा, इसमें हम उसके पूरे रूप को देखते हैं। लेकिन र के 3 रूप और हैं जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला, र जब स्वर रहित र के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो वह अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। रेफ यानी कि ऊपर। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, र हलंत धन म हलंत धन अ। अब यहाँ पर र के सामने कोई भी व्यंजन नहीं है, र के बाद व्यंजन दिया हुआ है, इसलिए यह अपने आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया गया है। इसी को कहते हैं रेफ की मात्रा, र की रेफ की मात्रा। दूसरा, र से पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के पैर में लग जाता है। इसको हम पदेन भी कहते हैं। जो ऊपर आता है उसको बोला जाता है रेफ और जो पैर में लगता है उसको बोलते हैं पदेन। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, प हलंत धन र हलंत धन अ। प और र इसको मिलाकर बनता है प्रयत्न, प्रकार। तीसरा रूप इसका, ट और ड के बाद यदि र हो तो उसका रूप कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ट हलंत धन र हलंत धन अ मिलकर बना ट्रक, ट्रेन। उसी तरह से ड नीचे हलंत लगा हुआ है, धन र हलंत धन अ। जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है उस व्यंजन को आधा माना जाता है, इसीलिए हलंत लगाना ज़रूरी होता है। और इससे मिलकर शब्द बनता है ड्रामा, ड्रम। र के रूपों के बाद आइए अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण, जैसे कि पहले बताया गया, जो लिखित रूप होता है वह वर्ण कहलाता है, और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, उनको अलग अलग कर देना। तो इसका पूरा अर्थ हुआ वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, चाहे वह स्वर हो या फिर व्यंजन। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर और स्वरों को अलग से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है उज्ज्वल। अब यहाँ पर देखिए उ स्वर है तो यहाँ पर उ लिखा हुआ है। उसके बाद धन, ज आधा है इसीलिए ज के नीचे हलंत लगाया गया है। दूसरा ज भी आधा है इसलिए उस ज के नीचे भी हलंत लगा हुआ है। जो अक्षर आधे होते हैं उनके साथ अ का उच्चारण या अ को नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ पर अ नहीं लिखा गया है। उसके बाद का व्यंजन है व, और व अपने पूरे रूप में है, इसीलिए यहाँ पर व के साथ अ को जोड़ा गया है। धन, ल भी पूरा है इसीलिए ल के नीचे हलंत लगा है और उसके साथ हमने अ स्वर जोड़ दिया है। इसको मिलाकर बनता है उज्ज्वल। राष्ट्रीय, र हलंत धन आ धन श। अब यहाँ पर षटकोण आधा है इसलिए यहाँ पर अ नहीं लिखा गया। धन ट हलंत धन र हलंत धन ई धन य धन अ मिलकर बना राष्ट्रीय। मृणाल, अब ये री की मात्रा है, ये इसको र की मात्रा नहीं कहते क्योंकि र की मात्रा हमेशा ऊपर लगती है। ये री की मात्रा है, री ऋषि। म हलंत धन री धन अन धन आ धन ल धन अ, मृणाल।
प्रार्थना, प्र। अब जब यहाँ पर प्र लिखा है तो हम इसको प्र नहीं लिखेंगे, इसको पहले हम अलग करेंगे। प हलंत धन र, हलंत धन आ, धन र, धन थ, धन अ, धन न, धन आ। इस तरह से वर्ण विच्छेद की क्रिया होती है। और इसी तरह से जो नीचे शब्द दिए गए हैं, वार्तालाप, पर्यावरण, शस्त्रास्त्र, पुरातत्व, इन्हीं सबको अलग करके दिखाया गया है। अगर हम व्यंजन और व्यंजन के साथ लगने वाली मात्रा का स्वर हम लगा देते हैं तो हमारा वर्ण विच्छेद पूरा हो जाता है। हर एक व्यंजन के साथ अ लगाया जाता है अगर कोई मात्रा नहीं है तो। अगर मात्रा दी हुई है तो उसी मात्रा का वह स्वर हम लिख देते हैं। और अगर व्यंजन आधा है तो उसके साथ हम अ नहीं लगाते, उस अक्षर को हम हलंत लगाकर ही लिखते हैं।